पिछले चैप्टर में दुनिया ने इंसानों को एक एक करके निगलना शुरू कर दिया था। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। लेकिन एक आदमी को लगता है कि उसने दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग ढूंढ ली है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बिल्डिंग के अंदर छिपा हुआ दुश्मन बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हमारा हीरो सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर सिर्फ एक काम से आया था, उसे अपने पुराने म्यूजिक टेप्स वापस लेने थे। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि घर में एक बड़ी पार्टी चल रही है। चारों तरफ तेज म्यूजिक, हंसते हुए लोग और भीड़ का शोर। लेकिन शर्मीले और इंट्रोवर्ट स्वभाव का सैम इस माहौल में बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करता। उसे बस अपनी एक्स से टेप्स के बारे में पूछता है, लेकिन वह पार्टी में इतनी व्यस्त होती है कि उसे तुरंत कुछ याद ही नहीं आता। वह सैम से कहती है, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। मजबूरी में सैम खुद ही टेप्स खोजने निकल पड़ता है। लेकिन तभी भीड़ में अचानक उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। जोरदार टक्कर लगने से उसकी नाक से खून बहने लगता है। फिर भी वह बिना किसी बहस के चुपचाप वहाँ से हट जाता है। सैम घर के एक स्टोर रूम में पहुँचता है और कुछ ही देर में उसे अपने पुराने म्यूजिक टेप्स मिल जाते हैं। लेकिन नाक से लगातार बहता खून उसे बेहद कमजोर कर देता है। वह सोफे पर थोड़ा आराम करने के लिए लेटता है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन जब उसकी आंख खुली तब सिर्फ एक रात नहीं बीती थी, पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अगली सुबह सैम नींद से उठता है, अपने टिप्स उठाता है और कमरे का दरवाजा खोल देता है। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दीवारों पर ताज़ा खून के छींटे थे, फर्नीचर टूटा हुआ था और कुछ देर पहले तक जहां लोगों की हंसी गूंज रही थी वहां अब मौत जैसी खामोशी थी। सैम समझ जाता है रात में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सब कुछ बदल दिया। सैम धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ता है। उसी सीढ़ियों के पास उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। पहले तो उसे राहत महसूस होती है, वह अब इंसान नहीं रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था और वह एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उस घबराया हुआ सैम तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ता है और बाहर झांककर देखता है। लेकिन बाहर का नजारा उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। तभी एक परिवार जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें जिंदा ही नोचकर खा जाते हैं। यह देखकर सैम समझ जाता है अब इस शहर में कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो बाहर जाकर कुछ ही मिनटों में मर जाए या इसी बिल्डिंग को अपना आखिरी किला बना ले। डर के बावजूद कि सबसे पहले वह ऊपर की मंजिल पर धूप वाली एक साफ जगह चुनता है जहां वह रह सके। लेकिन जैसे ही वह कमरा साफ करना शुरू करता है उसे नीचे वाली मंजिल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह जमीन के पास झुककर ध्यान से सुनता है और तभी एक गोली फर्श को चीरते हुए उसके कान के बिल्कुल पास से निकल जाती है। सैम तुरंत पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद वह दोबारा नीचे झांक कर देखता है, तब उसे सच्चाई पता चलती है। नीचे रहने वाले बुजुर्ग पति पत्नी ज़ॉम्बी बनने से पहले खुदकुशी कर चुके थे, लेकिन उनके पास पड़ी एक शॉटगन अब सैम के लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती थी। वह बुजुर्ग के हाथ से शॉटगन उठाता है, कमरे से जितनी गोलियां मिल सकती थीं सब इकट्ठा करता है और सुरक्षित वापस ऊपर लौट आता है। असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। अब सैम अपना दूसरा प्लान शुरू करता है। उसका लक्ष्य साफ था, पूरी बिल्डिंग को सुरक्षित बनाना। इससे पहले वह नीचे की हर मंजिल पर जाकर खुले हुए दरवाजे बंद कर देता है। इसके बाद वह बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे तक पहुँचता है और उसे मजबूती से बंद कर देता है। अब उसका मिशन शुरू होता है, एक एक फ्लैट की तलाशी। लेकिन पहला ही फ्लैट उसके लिए मौत का जाल बन जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। सैम पूरी ताकत से उसे धक्का देता है और किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेता है। उस पल उसे समझ आ जाता है कि हर दरवाजे के पीछे मौत छिपी हो सकती है। अब सैम अपनी रणनीति बदल देता है। वह हर कमरे में घुसने से पहले जोर से आवाज लगाता है,
अगर कोई ज़ॉम्बी होता तो वह पहले ही बाहर आ जाता, और अगर कोई आवाज नहीं आती तभी सैम अंदर जाकर सामान इकट्ठा करता। धीरे धीरे वह पूरे अपार्टमेंट से खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, औजार और जरूरी चीजें जमा करने लगता है। वह खिड़की के शीशे पर निशान बनाकर हिसाब भी रखता है कि उसके पास मौजूद राशन आखिर कितने दिनों तक चल सकता है। यह बिल्डिंग अब सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उसका बनाया हुआ एक सुरक्षित किला बन चुकी थी। लेकिन इंसान सिर्फ खाने और पानी से जिंदा नहीं रहता। कुछ दिनों बाद सैम का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उसका अपना अकेलापन बनने वाला था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन अब इस पूरी दुनिया में सैम के पास बात करने के लिए कोई नहीं बचा था। एक दिन खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अचानक एक आवारा बिल्ली दिखाई देती है। इतने दिनों बाद किसी जिंदा जीव को देखकर उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। वह तुरंत नीचे भागता है। सैम हाथ में बिल्ली का खाना लेकर धीरे धीरे उसके पीछे चलता है। वह बार बार उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली हर बार उससे दूर भाग जाती है। उसे पकड़ने की जिद में सैम अपनी बिल्डिंग की सुरक्षित सीमा से बाहर निकल जाता है। उसी समय पास में छिपा एक ज़ॉम्बी उसकी आहट सुन लेता है। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से सैम की तरफ दौड़ पड़ता है। सैम घबराकर सामने खड़ी एक कार के अंदर घुस जाता है। अब दोनों एक ही कार में आमने सामने थे। कार के अंदर जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो जाती है। इसी तरह वह पिछली सीट तक पहुंच जाता है, फिर पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाता है और जितनी तेज भाग सकता था भागते हुए अपनी बिल्डिंग के अंदर वापस पहुंच जाता है। लेकिन तभी सैम की नजर जमीन पर गिरे खून पर पड़ती है। उसे याद आता है कुछ देर पहले ज़ॉम्बी के साथ संघर्ष के दौरान शायद उसके शरीर पर भी चोट लगी थी। वह तुरंत अपने पूरे शरीर की जांच करता है और उसे एक ताज़ा घाव दिखाई देता है। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या यह साधारण खरोंच है या वह भी संक्रमित हो चुका है? अगर वह ज़ॉम्बी बनने वाला है तो वह किसी और के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसलिए वह आईने के सामने बैठता है, शॉटगन अपनी ठोड़ी के नीचे रखता है और फैसला करता है अगर शरीर में जरा सा भी बदलाव महसूस हुआ तो वह खुद अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। लेकिन पूरी रात इंतजार करते करते वह वहीं बैठा बैठा सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका शरीर बिल्कुल सामान्य था। कुछ दिन बाद सैम अपनी छत पर लगे पौधों की देखभाल कर रहा होता है। तभी उसे कहीं से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह जोर से आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर सामने वाली बिल्डिंग की एक खिड़की के पीछे उसे किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। सैम की धड़कन तेज हो जाती है। अगले कई दिनों तक लगातार उस बिल्डिंग पर नजर रखता है, लेकिन उसे दोबारा कोई दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे उसकी उम्मीद फिर टूटने लगती है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। राशन भी धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन सैम में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं बची थी। वह दरवाजे तक जाता, बाहर झांकता और फिर डरकर वापस लौट आता। एक दिन वह अचानक अपना ड्रम उठाता है और पूरी ताकत से बजाना शुरू कर देता है। पूरे शहर में गूंजती आवाज सुनकर दूर दूर के ज़ॉम्बी उसकी बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में हजारों ज़ॉम्बी नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, सैम डर नहीं रहा था। वह खिड़की के पास खड़ा पूरे जोश से ड्रम बजाता रहता है, मानो उसे अब ज़ॉम्बियों से नहीं अपने अकेलेपन से लड़ना था। उस रात सैम अचानक दरवाजे पर हुई तेज दस्तक से जाग जाता है। वह तुरंत अपनी शॉटगन उठाता है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। डर के मारे बिना कुछ सोचे वह दरवाजे के आर पार गोली चला देता है, लेकिन अगले ही पल बाहर से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। सैम तुरंत दरवाजा खोलता है। बाहर एक घायल महिला जमीन पर गिरी हुई थी। वह बिना समय गवाए उसे अंदर ले आता है। गोली के छोटे छोटे छर्रे उसके पेट में धंसे हुए थे। सैम पूरी सावधानी से एक एक करके सभी छर्रे निकालता है और पूरी रात उसकी जान बचाने की कोशिश करता रहता है। उसे सुबह जब सैम उठता है तो हैरानी की बात यह थी कि वह महिला पहले से बेहतर दिखाई देती है। दोनों धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। महिला अपना नाम सारा बताती है। वह कहती है,
की। शहर में अभी भी कुछ सर्वाइवर जिंदा हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अकेलेपन की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सारा सैम को समझाती है कि इस बिल्डिंग में हमेशा के लिए छिपकर रहना समाधान नहीं है, उसे किसी बड़े सर्वाइवर कैंप की तलाश करनी चाहिए। लेकिन सैम अपनी बनाई हुई इस सुरक्षित दुनिया को छोड़ना ही नहीं चाहता। वह उसे पूरी बिल्डिंग घुमाता है। यह सब देखकर चुप हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सैम का सबसे बड़ा दुश्मन ज़ॉम्बी नहीं, उसका अकेलापन बन चुका है। धीरे धीरे राशन फिर से कम होने लगता है, लेकिन सारा कहीं दिखाई नहीं देती। पूरा अपार्टमेंट छानने के बाद आखिरकार वह उसे छत पर ढूंढ निकालता है। सारा एक बार फिर सैम से कहती है, अगर आज नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाओगे। काफी देर सोचने के बाद सैम आखिरकार उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह सारा के कमरे का दरवाजा खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर सारा की लाश कई दिनों से पड़ी हुई थी। सैम की आंखों के सामने उसके साथ बिताए हर पल टूटकर बिखर जाते हैं। वह कभी जिंदा थी ही नहीं, यह सब उसके टूट चुके दिमाग की कल्पना थी। सैम सारा के बैग से क्लाइंबिंग का सामान निकालता है, फिर अपनी सबसे कीमती चीज पुराने म्यूजिक टेप्स आग में जला देता है। यह सिर्फ टेप्स नहीं थे, यह उसका पुराना जीवन था जिसे वह हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहा था। इसके बाद वह लिफ्ट में बंद अपने ज़ॉम्बी दोस्त को भी आजाद कर देता है, लेकिन तभी आग का धुआं पूरे अपार्टमेंट में फैल जाता है। स्मोक अलार्म बज उठता है और उसकी आवाज सुनकर हजारों ज़ॉम्बी बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में दरवाजा टूट जाता है, पूरा अपार्टमेंट ज़ॉम्बियों से भर जाता है। सैम जान बचाने के लिए लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, लेकिन ऊपर भी एक ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहा था। इस बार सैम एक बेहद जरूरी बात समझ जाता है, ये ज़ॉम्बी आवाज के सहारे शिकार करते हैं। अगर आवाज ही न हो तो वे इंसान को पहचान नहीं सकते। वह बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे उनके बीच से निकल जाता है। आखिरकार छत पर पहुंचकर वह पूरी ताकत से छलांग लगाता है और सामने वाली बिल्डिंग पर उतर जाता है। पहली बार सैम अपनी बनाई हुई कैद से बाहर निकल चुका था, लेकिन सैम अकेला नहीं था। जिस शहर को उसने अपनी खिड़की से खामोश देखा था, उसी शहर की दूसरी तरफ एक और इंसान जिंदा था। उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि बाहर पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। वो सोच रहा था कि शायद मदद आने वाली है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में उसे समझ आने वाला था कि इस शहर में अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची और अब उसी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। सुबह होते ही मैक्स की आंख खुलती है, तभी बाहर से लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। घबराकर वह बालकनी की तरफ दौड़ता है। सड़क पर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी, चीखें और मौत का तांडव दिखा देता है। उसी भीड़ में मैक्स की नजर एक डरी हुई लड़की पर पड़ती है। वह उसकी मदद करने के लिए नीचे जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी अपनी गर्लफ्रेंड अचानक किसी अजनबी पर टूट पड़ती है और अगले ही पल उसे जिंदा नोच नोच कर खाने लगती है। यह देखकर मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा जोर से खुलता है। सामने उसका पड़ोसी खड़ा होता है। वह बुरी तरह डरा हुआ होता है। कांपती आवाज में वह बताता है कि उसका रूममेट अचानक पागलों की तरह उस पर हमला करने लगा। इतना कहकर वह सीधे बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। तभी टीवी पर अचानक इमरजेंसी ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाती है। सरकार पूरे शहर को चेतावनी देती है कि एक रहस्यमय वायरस तेजी से फैल चुका है। संक्रमित लोगों की आंखों से खून निकलने लगता है और कुछ ही देर बाद वे अपनी इंसानियत पूरी तरह खो देते हैं। इसी दौरान पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है। वह अपनी गर्दन पकड़कर कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, चेहरे की नसें फूल जाती हैं। तुरंत चाकू उसकी तरफ तान देता है और चिल्लाकर कहता है, बाहर निकलो अभी के अभी। पड़ोसी बिना कुछ कहे धीरे धीरे बाहर चला जाता है। जैसे ही मैक्स दरवाजा बंद करके लॉक करता है, बाहर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। वह कांपते हाथों से डोराई में झांकता है। ये अभी बाहर निकला उसका पड़ोसी दर्जनों ज़ॉम्बियों के बीच फंसा हुआ था। कुछ ही सेकंड में वे उसे जिंदा नोच डालते हैं। वह अपने माता पिता को बार बार फोन लगाता है,
लेकिन हर बार नेटवर्क फेल, कोई कॉल नहीं लगती। कुछ देर बाद उसके फोन पर उसकी माँ का एक मैसेज आता है, बेटा चाहे कुछ भी हो जिंदा रहना, अब तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। बस यही उनके बीच आखिरी बातचीत थी। मैक्स वह एक स्टिकी नोट पर लिखता है, मुझे हर हाल में जिंदा रहना है, और उसे अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है। वह भारी फ्रिज खींचकर मुख्य दरवाजे के सामने लगा देता है, सभी खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर देता है ताकि बाहर मौजूद ज़ॉम्बी उसकी मौजूदगी का पता न लगा सकें। अब यह वायरस फैले अब 41 दिन बीत चुके थे। कमरे में रखा खाना लगभग खत्म हो चुका था। हर दिन भूख। अब वह इंसानों से नहीं अपने लैपटॉप से बातें करने लगा था, मानो वही उसका आखिरी दोस्त हो। तभी कई दिनों से बंद पड़ा उसका मोबाइल अचानक बज उठता है। स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह वॉइस मैसेज चलाता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिकॉर्डिंग में ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें गूंज रही थीं और उनके बीच उसके माता पिता की दर्द से भरी आखिरी चीखें सुनाई देती हैं। अब वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका अकेलापन सब एक साथ बाहर निकल आता है। अब उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं रहती। वह बेसबॉल बैट उठाता है और गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ता है। दरवाजे के पास वही पड़ोसी अब भी अधमरी हालत में पड़ा होता है। मैक्स चाहता है कि उसकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। इसी बीच दूर से कई ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वह पूरी ताकत से भागता है, किसी तरह चुपचाप वापस अपने फ्लैट में लौट आता है। जैसे ही वह कमरे में बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। पहले वह रस्सी लाता है, पंखे से बांधता है, स्टूल पर खड़ा होकर फंदा अपने गले में डाल लेता है, और तभी सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में उसे एक इंसान दिखाई देता है। एक जिंदा लड़की। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अगले ही पल वह फंदा उतारकर नीचे कूद पड़ता है, भागते हुए खिड़की तक पहुंचता है। लड़की भी सकते, इसलिए दोनों कागज पर लिखकर बातें करना शुरू करते हैं। लड़की अपना नाम बताती है। वह भी कई दिनों से अकेली अपनी बिल्डिंग में फंसी हुई है। वह लिखती है, वह शीशे में खुद को देखता है, लंबी दाढ़ी और थका हुआ चेहरा। वह बालकनी में नहाता है, अपनी दाढ़ी साफ करता है और कई दिनों बाद खुद को फिर से इंसान जैसा महसूस करता है। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले ही बालकनी में पहुंच जाता है। सामने लड़की पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों रस्सी बांधकर उसके सहारे सामान एक दूसरे तक पहुंचाने लगते हैं। कई नीचे खड़ा एक तेज और खतरनाक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है। वह साधारण ज़ॉम्बी नहीं था, वह बिजली की रफ्तार से बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है और सीधे लड़की की तरफ बढ़ता है। मैक्स बिना एक पल गवाए उस पर बोतल फेंक देता है ताकि उसका ध्यान लड़की से हट जाए। मैक्स के फेंके हुए बोतल की आवाज सुनते ही वह खतरनाक ज़ॉम्बी अपना रास्ता बदल देता है और सीधे उसकी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन उसी आवाज ने कॉरिडोर में छिपे बाकी ज़ॉम्बियों को भी जगा दिया था। अब बालकनी का दरवाजा बंद करके पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे को अपने शरीर से रोकने लगता है। बाहर की तभी बालकनी के शीशे पर जोरदार टक्कर पड़ती है। वही तेज रफ्तार ज़ॉम्बी बाहर खड़ा अपने सिर से कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैक्स एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वह बेसबॉल बैट उठाकर पूरी ताकत से लगातार उस पर हमला कर देता है। कई वारों के बाद आखिरकार वह ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। फिलहाल घर का आखिरी खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। अगर वह जल्द बाहर नहीं निकला तो भूख ही उसे मार देगी। बहुत सावधानी से वह फ्लैट का दरवाजा खोलता है। कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी फैली होती है। वहाँ सिर्फ उसके पड़ोसी की लाश पड़ी थी। वह उसकी जेबें टटोलता है और उसके फ्लैट की चाबी मिल जाती है। उसी समय कुछ ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। भागने का लेटकर मरे हुए इंसान की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ज़ॉम्बी उसे अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं। मौका मिलते ही वह तुरंत पड़ोसी के फ्लैट में घुस जाता है। पूरा घर खून से लथपथ पड़ा था। फ्रिज का सारा खाना सड़ चुका था, लेकिन एक अलमारी में उसे मूंगफली का मक्खन यानी पीनट बटर की बोतल मिल जाती है।
तभी उसकी नजर कमरे में रखे पर्वतारोहण के सामान पर पड़ती है। बिस्तर के नीचे से उसे एक मजबूत क्लाइंबिंग बैग भी मिल जाता है। अचानक बिस्तर के नीचे से दो हाथ निकलते हैं। एक ज़ॉम्बी पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। किसी तरह मैक्स खुद को छुड़ाता है और पास पड़ा क्लाइंबिंग पिक उठाकर सीधे ज़ॉम्बी के सिर में घोंप देता है। जब वह बाहर निकलता है तो पूरा कॉरिडोर फिर से ज़ॉम्बियों से भर चुका होता है। इस बार वह बिना आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटता है। आखिरकार वह किसी तरह अपने फ्लैट तक पहुंच जाता है। दरवाजा बंद करते ही सबसे पहले अपने पूरे शरीर की जांच करता है। कहीं कोई काटने या खरोंच का निशान नहीं था। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया था। इस खतरनाक मिशन से उसे सिर्फ खाना ही नहीं मिला बल्कि बैग के अंदर 2 वॉकी टॉकी भी मिले। उस रात होने का इंतजार करके वह जान जोखिम में डालते हुए नीचे जाता है और एक वॉकी टॉकी लड़की की बालकनी तक पहुंचा देता है। अगली सुबह वॉकी टॉकी से पहली बार लड़की की आवाज सुनाई देती है। दोनों कई दिनों तक अपने अपने दर्द, अपने डर और अपनी अधूरी जिंदगी की बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। कुछ ही दिनों में दोनों का खाना फिर खत्म होने लगता है। तभी मैक्स की नजर वेंटिलेशन पाइप पर जाती है। मैक्स वेंटिलेशन पाइप के रास्ते दूसरे फ्लैट में पहुंच जाता है। पूरा घर बिल्कुल शांत था, लेकिन फर्श पर पड़े ताज़ा खून के निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। वह पूरे फ्लैट की सावधानी से तलाशी लेता है। कहीं कोई ज़ॉम्बी नहीं मिलता, बल्कि रसोई में उसे कई दिनों का खाना मिल जाता है। खुशी से वह तुरंत वॉकी टॉकी पर यह खबर लड़की को बताता है, लेकिन लड़की अचानक घबरा जाती है। वह कहती है, अगर घर खाली था तो दरवाजे के पीछे फ्रिज किसने लगाया? यह सुनते ही मैक्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसे ही वह पीछे मुड़ता है। उसके सामने सफेद बालों वाला एक बूढ़ा खड़ा हो। वह उसे खाना खिलाता है, आराम करने देता है। देर बाद मैक्स की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। सामने एक ज़ॉम्बी औरत लोहे की जंजीरों में कैद थी। यही बूढ़े की पत्नी थी। वह उससे आज भी उतना ही प्यार करता था। तभी बाहर किसी आवाज से बूढ़े का ध्यान भटक जाता है। वह कमरे से बाहर निकल जाता है। यही मौका देखकर मैक्स पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह खुद को आजाद कर लेता है। जैसे ही बूढ़ा वापस आता है, मैक्स उसे जोरदार धक्का देता है। बूढ़ा सीधा अपनी ही ज़ॉम्बी पत्नी के ऊपर गिरता है। कुछ ही सेकंड में वह उसकी अगली शिकार बन जाता है। मैक्स वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक वॉकी टॉकी से लड़की की चीख सुनाई देती है, बचाओ, ज़ॉम्बी मेरे घर में घुस आए हैं। एक पल भी सोचे बिना वह पूरी रफ्तार से उसकी बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ता है। जब वह पहुंचता है, पूरा फ्लैट ज़ॉम्बियों से भर चुका था। लड़की किसी तरह बालकनी में फंसी हुई थी। उसकी जान बचाने का सिर्फ एक रास्ता था, दोनों इमारतों के बीच बंधी कपड़ों की रस्सी। मैक्स बिना डरे उसी रस्सी के सहारे दूसरी बिल्डिंग की तरफ फिसल जाता है। नीचे सैकड़ों ज़ॉम्बी किसी तरह लड़की तक पहुंच जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। किस्मत से मैक्स को जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल मिल जाती है। वह गोली चलाकर ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन उस एक गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। अब पूरा शहर उनकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों किसी तरह भागते हुए इमरजेंसी सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। आखिरकार वे मैक्स के फ्लैट के बिल्कुल सामने पहुंच जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से छलांग लगाकर मैक्स को गिरा देता है। वह जानबूझकर खुद को ज़ॉम्बी के साथ बाहर खींच लेता है ताकि लड़की सुरक्षित कमरे के अंदर जा सके। दरवाजा बंद हो जाता है और लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ पल बाद दरवाजा फिर खुलता है। मैक्स पूरी तरह खून से लथपथ अंदर आता है। उसे डर था शायद वह संक्रमित हो चुका है। वह लड़की को अपने पास आने से रोक देता है, फिर बालकनी में जाकर अपने कपड़े उतारकर पूरे शरीर की जांच करता है। कुछ सेकंड तक दोनों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन वह खून उसका नहीं था, ज़ॉम्बियों का था। उसके शरीर पर एक भी काटने या खरोंच का निशान नहीं था। दोनों राहत की सांस लेते हैं और पहली बार एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वे अभी भी उसी मौत से भरे शहर में फंसे हुए थे, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। सैम और जून बच तो गए, लेकिन इस दुनिया में जिंदा बच जाना सुरक्षित होने की गारंटी नहीं था।
क्योंकि जब एक शहर गिरता है तो उसके साथ इंसानों का भरोसा भी टूट जाता है और बहुत जल्द बचे हुए लोग समझने वाले थे कि इस नई दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ज़ॉम्बी नहीं इंसान ही बनने वाले हैं। लेकिन वो कहानी अगले चैप्टर में ये अपोकलिप्स सिनेमैटिक यूनिवर्स है और इसकी कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखिए क्योंकि इस यूनिवर्स की हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगली कहानी में मिलते हैं।